एक बस में कहीं जा रहे थे, मैं अपनी कज़िन्स के साथ थी। 2 लड़के मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमें बताओ कि ये लड़का है या लड़की है? हमारे बीच 10-10 रुपए की शर्त लगी है। आई थिंक उस दिन मेरे अंदर कुछ टूट तो गया था और वो 5 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे। हाय, मेरा नाम है एकतारा महेश्वरी। मैं एक एक्टर और एक एंकर हूँ। आई वाज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बीकानेर, व्हिच इज़ अ सिटी इन राजस्थान। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई के लिए, कॉलेज के लिए दिल्ली गई। वहीं पे कॉलेज के बाद मैंने थिएटर भी किया और फिर मैं आ गई मुंबई फॉर अ करियर इन फ़िल्म्स, इन एक्टिंग एंड इन वेब सीरीज़। मैं एक बहुत ही बॉलीवुड फ़िल्मी लड़की हूँ, इसलिए कहानी में एक ट्विस्ट है। जब मैं पैदा हुई थी तो मैं एक लड़के के शरीर में पैदा हुई थी। आई वाज़ असाइन्ड मेल एट बर्थ। आयरॉनिकली 15 अगस्त को पैदा हुई थी, जिस दिन हम आज़ादी मनाते हैं, लेकिन अपने ही शरीर में कैद पैदा हुई थी। लेकिन इसे देखने का एक दूसरा नज़रिया ये है कि मुझ में वो हिम्मत थी कि मैं अपने आप को उस कैद से आज़ाद कर सकती हूँ। जब मैं बड़ी हो रही थी, लगभग 5 या 6 साल की जब मैं थी, तब मुझे ये चीज़ पहली बार समझ में आई क्योंकि मेरी एक बड़ी बहन है और वो मुझसे 1.5 साल ही बड़ी है। तो वो सारी चीज़ें जो करने की इजाज़त और हक उसे था, मुझे नहीं था। या मैं करती थी तो हँसा जाता था या मेरा मज़ाक बनाया जाता था। लेकिन बचपन में इसलिए भी छोड़ दिया जाता था क्योंकि बच्चे तो अक्सर ऐसा करते ही हैं। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि हम लोग एक बार एक बस में कहीं जा रहे थे, मैं अपनी कज़िन्स के साथ थी और एंड आई वाज़ जस्ट बीइंग माई सेल्फ। 2 लड़के मेरे पास आए और हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हमें बताओ कि ये लड़का है या लड़की है? हमारे बीच 10-10 रुपए की शर्त लगी है। अम, आई थिंक उस दिन मेरे अंदर कुछ टूट तो गया था क्योंकि मेरे आस-पास के लोग जो मेरे क्लोज़ रिलेटिव्स थे, उनके अलावा बाहर के लोग भी अब मेरा मज़ाक बना रहे थे। लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या था, ये मुझे नहीं पता था। अम फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन एक बॉयज़ स्कूल में करवा दिया और वो 5 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल 5 साल थे। मैं हर रोज़ सुबह उठकर स्कूल जाती और वो सब मुझे बहुत परेशान करते, मेरा मज़ाक बनाते, बहुत सारे नामों से मुझे चिढ़ाते। और एक बहुत ही जेंडर स्पेसिफ़िक चीज़ है जिसको बना रखा है कि स्पोर्ट्स तो आना ही चाहिए। लेकिन मेरा कुछ ख़ासा इंटरेस्ट कभी स्पोर्ट्स में नहीं रहा। तो जभी भी स्पोर्ट्स पीरियड होता था या रिसेस में अगर बच्चे बाहर खेलने जाते थे, उस वक़्त मैं छुपती थी। वॉशरूम्स में, पेड़ के पीछे या फिर बहाने बनाती थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मुझे होमवर्क करना है। लेकिन 5 साल का वक़्त काफ़ी वक़्त होता है और उसमें आप इस बात को छुपा नहीं सकते। अम, इवेंचुअली मैं जब ये सब हो रहा था तो बच्चे जो है वो चलते-चलते मेरा मैं जब चल रही होती थी स्कूल में तो भी वो मेरा मज़ाक बनाते थे। यही सारे स्लैंग्स जो कि हर एक ट्रांस लड़की अ, आकर यहाँ पर शेयर कर सकती है, वही सब स्लैंग्स मुझे भी बुलाए जाते थे। अम, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बोलना चाहूँगी कि हर ट्रांस इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है अपने जेंडर के साथ और उनकी सेक्सुअलिटी उनके जेंडर पे डिपेंडेंट नहीं होती। हालाँकि मैं एक हेटेरोसेक्सुअल लड़की हूँ लेकिन मैं ऐसी कई ट्रांस लड़कियों को जानती हूँ जो लेस्बियंस हैं या बाइसेक्सुअल्स हैं। तो सेक्स, जेंडर और सेक्सुअलिटी की जो एजुकेशन मुझे स्कूल में मिलनी चाहिए थी, वो मुझे तब नहीं मिली। इसी की वजह से मैं कभी मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जिसे मैं यूज़ करके कम बैक कर सकूँ अपनी बुलीज़ की तरफ। फिर प्यूबर्टी आई और शरीर बदलने लगा। मुझे हमेशा बचपन में ऐसा लगता था कि मैं बड़ी होके मैजिकली एक लड़की बन जाऊँगी। कुछ मैजिक होगा, चुटकी बजाऊँगी और मैं एक लड़की बन जाऊँगी। उस वक़्त एक शो भी आता था कोई है करके, तो उसमें लास्ट में एक विक्रम और बेताल करके सेवियर्स होते थे। तो जभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी उस सीरियल में, तो वो दोनों लास्ट में आते थे और उन उन लोगों को बचा लेते थे। तो मुझे लगता था कि टीवी में जो सब कुछ होता है वो सब रियल होता है, वो सब कुछ एक्चुअली होता है। तो मैंने भी विक्रम को एक लेटर लिख दिया कि विक्रम, मैं यहाँ फँसी हुई हूँ, प्लीज़ मुझे आके यहाँ से निकालो। और वो मैंने 7 या 8 साल की उम्र में भी एक लड़की के पर्सपेक्टिव से ही लिखा था।
तो बहुत सारे लोग जब ये कहते हैं कि ये वेस्टर्नाइज़ेशन है या फिर ये वेस्टर्न संस्कृति है, अमेरिका की देन है, एलजीबीटीक्यू यहाँ पे नहीं होता। तो मैं 2003-4 की बात कर रही हूँ। उस वक़्त मेरे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, हमारे पास इंटरनेट भी नहीं था उस टाइम पे और टीवी भी बहुत लिमिटेड देखते थे। तो ये इन्फ्लुएंस तो नहीं है। अम, उसके बाद जब मैं स्कूल में जब 9th स्टैंडर्ड में आई, प्यूबर्टी हिट हुई और हम लोग एक स्कूल ट्रिप पे गए थे नैनीताल। उस वक़्त पे मेरा एक दोस्त बना था, उसके हालाँकि जो इरादे थे वो अलग थे। वो कुछ और इंसिडेंट्स की वजह से वो मेरा दोस्त बनना चाहता था। लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे मुझे लगा कि ओके, डूबते को तिनके का सहारा, कि हाँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, फाइनली आई हैव अ फ्रेंड नाउ। अम, तो हम लोग नैनीताल गए, वहाँ पे तो वो मेरे साथ था, लेकिन जैसे ही हम लोग जिम कॉर्बेट पहुँचे, यानी कि जो हमारी दूसरी डेस्टिनेशन थी, वहाँ पे उसने मुझे अबैंडन कर दिया। अपने बाकी दोस्तों के साथ चला गया, जब रूम शेयरिंग की बारी आई एटसेट्रा। तो उस वक़्त मुझे सबसे पहली बार ये एहसास हुआ कि अकेले छोड़ दिया जाना जाना क्या होता है। उस वक़्त मुझे 3 लड़कों के साथ में एडजस्ट कर दिया जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी और मुझे फ़ोटोज़ बहुत सारी खींचनी थी, तो मैंने पापा से कहा था कि पापा मुझे ना 2 रील्स वाला कैमरा लाके देना, मतलब 2 रील्स लाके देना, उस वक़्त कैमराज़ वही वाले चलते थे, तो मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचूँगी। और जब फाइनली वो एल्बम बन के आई, तो उसमें मेरी कोई फ़ोटो थी नहीं, क्योंकि कोई मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने में इंटरेस्टेड नहीं था और कोई मेरे साथ दिखना नहीं चाहता था। अम, 11th-12th तक आते-आते मेरा शरीर भी ग्रो करने लग गया था, मुझे दाढ़ी-मूँछ आने लगे थे और मैंने इसे यूज़ किया फॉर माय ओन एडवांटेज कि मैं अब एक मेल, जो एक मैन की जो मुझसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझसे एक्सपेक्ट की जा रही है, मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करूँ। तो मैं दुनिया के हिसाब से बन गई एक लड़का और 25 साल की उम्र तक मैं एक झूठ जी रही थी। व्हेन फाइनली जब कोविड आया और कोविड की सेकेंड वेव में इतने सारे लोगों ने अपने परिवार वालों को, अपने फ्रेंड्स को खोया, उसी वक्त मैं खुद से ये सवाल पूछ रही थी कि अगर मैं कल मर जाती हूँ तो क्या मैं सच में कभी जिंदा थी। अम, और उस वक्त राजेश खन्ना जी का ये डायलॉग मेरे दिमाग में चल रहा था और मैं खुद से यही कह रही थी कि बाबू मोशाय, मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहती। और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पेरेंट्स को सच बताऊंगी। अम, मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो, अगर पेरेंट्स ने घर से बाहर निकाल दिया तो, मेरा सेमी एस्टैब्लिश्ड करियर था एज एन एंकर, वो भी मैंने दाव पे लगा दिया। तो जब लोग कहते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, रील्स वगैरह पे लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि अरे ये तो शौक है या ये तो इसको किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया है, तो वो यूं चुटकी बजा के नहीं हुआ है। हमने सब कुछ अपना अपना दाव पे लगा के और फिर हम आगे बढ़ते हैं इस जर्नी पे। तो मैंने जब मम्मा को अपने बारे में बताया कि मम्मी, मैं अंदर से एक लड़की की तरह फ़ील करती हूँ, मैं एक लड़का नहीं हूँ। तो एक बार तो उन्हें झटका लगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है स्पेशली विद मदर्स, इन माय केस तो मैं यही कहूँगी कि क्योंकि औरतों के गर्भ के अंदर उनकी वो रख दिया जाता है कि ये आपका मिशन है कि आप एक लड़के को, एक बेटे को पैदा करें। और मेरी मम्मी भी शायद इस बात में बहुत प्राइड लेती थी कि उन्होंने एक बेटा पैदा कर लिया। तो आई थिंक वो उनका प्राइड जो है वो मेरी प्राइड की कॉस्ट पे आया। उसके बाद मैं पापा को बताने के लिए डर रही थी यही चीज़, तो मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा, आप प्लीज़ पापा को बता दो। तो मम्मा पापा के पास गए और पापा ने मुझे अपने रूम में बुलाया और पापा ने कहा कि इसमें डरने की क्या बात है? हम अब ये सोचेंगे कि हमारी 2 बेटियाँ हैं। अम, तो जब पेरेंट्स ऐसा कुछ कहते हैं, जब आपके माँ-बाप आपके साथ खड़े होते हैं, ऐसे एक सिचुएशन में, उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। उन्होंने सिर्फ़ ये सोचा कि हमारा बच्चा तकलीफ़ में है और हमें उसे इस तकलीफ़ से बाहर निकालना है। दे नेवर लेट देयर लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हू आई एम ओवरपावर देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हू आई एम। मतलब उन्होंने कभी भी मैं जो हूँ उसके बारे में, भले उन्हें अच्छे तरीके से पता नहीं था, लेकिन मुझे समझने में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं बरती। वो मेरे साथ खड़े रहे। अम, अगले दिन पापा ने मुझसे कहा कि अगर तुझे अपने फेशियल हेयर से, अपने बियर्ड से प्रॉब्लम है तो यू कैन शेव इट ऑफ।
और वहाँ से मेरी जो मेडिकल और सर्जिकल ट्रांजिशन है वहाँ से शुरू हुआ। मैंने हॉर्मोन्स लेना शुरू किए, उसके बाद मैं लेज़र के लिए जाती थी। लेज़र में जब वो हेयर रिमूव करते थे तो एक-एक सेशन इतना दर्दनाक था, ऐसे लगता था जैसे कोई गरम-गरम सुइयाँ मेरे शरीर में चुभ हो रहा है। अम, लेकिन वो वक़्त बीत गया। उसके बाद आया सर्जरी का टाइम, तो मैं सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए थाईलैंड गई और मैं सर्जरी के लिए अकेले गई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे इस कंडीशन में वहाँ देखें। तो अकेले मैं वहाँ जाकर सर्जरी करवा के आ गई और तो इस तरीके से बेसिकली हर तरीके से हमने खुद को बदला है, मेडिकली, सर्जिकली, इंडिविजुअली, सोशली। अम फिर जब बारी आई समाज को सब कुछ सच बताने की, तो मैं निडर खड़ी रही। मुझे कोई डर नहीं लगा उन्हें सच बताने में, क्योंकि जब मैंने कुदरत के आगे घुटने नहीं टेके, तो फिर कुदरत के बनाए लोगों के आगे थोड़ी ना घुटने टेकूँगी। तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि दिस इज़ हू आई एम, एंड आपको समझ में आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो ताउम्र सीखते हैं, नई चीज़ें, नई बातें, नए एक्सपीरियंसेस जब उनके सामने आते हैं, तो वो उनसे सीखते हैं। और दूसरे वो जिन्हें लगता है कि उन्होंने जो 15 साल की उम्र तक, 16 साल की उम्र तक दुनियादारी के बारे में सीख लिया, जान लिया, मान लिया, वही सब सच है। उसके अलावा अगर तुम हमें कुछ भी नया बताओगे, तो हम नहीं मानेंगे। तो मेरा उनसे यही सवाल था कि आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, तो आप इतना भाव नहीं खा सकते मेरे लिए। मैंने जो किया है वो बिल्कुल सही है, मैं अब अपनी कुदरत में हूँ। बहुत बार ये भी चीज़ आती है कि इसे एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए था, क्योंकि ये बीमारी है, क्योंकि ये एक मेंटल इलनेस है। तो उन लोगों को मैं यही बताना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले एक डॉक्टर के पास ही गई थी। सबसे पहले मैं एक लाइसेंस्ड साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी। उन्होंने जब मुझे जीआईडी लेटर यानी जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का लेटर इश्यू किया, उसके बाद ही मैं अपना ट्रांज़िशन शुरू कर पाई। और उसमें भी जब मैं हॉर्मोन्स लेने के लिए गई तो मैं एक डॉक्टर के पास गई। जब मैं सर्जरी के लिए गई तो भी मैं एक डॉक्टर के पास गई। तो ऐसे नहीं है कि हमने सुई धागा लेके एक रात में मैजिकली सब कुछ बदल दिया। बहुत खून, पसीना, बहुत दर्द उठाया है यहाँ पे पहुँचने के लिए। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अ, मेरी ज़िंदगी में आई हैव बीन सराउंडेड बाय द बेस्ट मेन इन माय लाइफ, स्टार्टिंग फ्रॉम माय फादर जो कि सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। उसके बाद जो भी मेरे डॉक्टर्स रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में, वो सब आदमी थे। यानी कि समझने की क्षमता जो है वो सबके अंदर थी। इसीलिए वो मेरी हेल्प कर पाए, इसीलिए वो मुझे बना पाए जो मैं आज हूँ। अम इसके अलावा जो लड़का जिसने मुझे 9th में अबैंडन किया था, 9th स्टैंडर्ड में आफ्टर ट्रांजिशन, अब वही मुझ पे लाइन मार रहा है इंस्टाग्राम पे। सो आई थिंक लाइफ कम्स बैक टू अ फुल सर्कल। इवन इन द डेटिंग सिनेरियो, रिलेशनशिप सिनेरियो में भी जब मैं ट्रांजिशन की शुरुआत में थी तो मुझसे यही कहा जाता था कि हम तुम्हारे साथ बिस्तर तो बांट सकते हैं लेकिन तुम्हारे साथ पब्लिक में नहीं दिख सकते। तो आज मैं यही सोचती हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे जो लगा है, उसके कंपैरिज़न में तुम्हारी स्ट्रगल्स कुछ भी नहीं है। तो तुम मेरे काबिल नहीं हो, मैं तुम्हारे काबिल कभी नहीं बनूँगी। ट्रांज़िशन से पहले मैं एक एंकर के बतौर एक एंकर काम करती थी, एक एमसी की तरह काम करती थी, अभी भी करती हूँ। और मेरा एक सेमी एस्टैब्लिश्ड करियर था उस वक़्त पे, जिसे मैंने ऑब्वियसली पीछे छोड़ दिया ताकि मैं ट्रांज़िशन कर सकूँ। ट्रांज़िशन के बाद फिर से शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी भी जब क्लाइंट्स मुझे मेरे पुराने डेड नेम वाले और डेड पर्सनैलिटी वाले वीडियोज़ जब वो मेरे देखते हैं, तो मैं उन्हें बताती नहीं हूँ कि मैंने ट्रांज़िशन किया है। आई जस्ट शो अप एट द वेन्यू, एट द प्लेस, साड़ी पहन के, ड्रेस पहन के, और मैं उन्हें बोल देती हूँ कि दिस इज़ हू आई एम, मैंने ट्रांज़िशन किया है एंड आई विल बी होस्टिंग योर शो। तो मैं कभी किसी को वो बेनिफिट उतना टाइम पीरियड देती ही नहीं हूँ कि वो ये मेरी तरफ डिस्क्रिमिनेशन कर सकें कि अच्छा ये ट्रांस है, इसको हायर करें या नहीं करें। मैं हूँ और मुझे हायर करना ही पड़ेगा फॉर माई वर्क, फॉर माई क्राफ्ट। हाल ही में मैंने दिबाकर बैनर्जी के साथ एक फ़िल्म में काम किया है। और आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं बहुत सारी फ़िल्म्स और वेब सीरीज़ में काम करूँ।
मेरे मेजरली बहुत सारे सपने हैं वैसे तो, बट मोस्टली ये है कि एक तो मैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूँ बाय विद माय वर्क। दूसरी चीज़ ये कि मैं दुनिया घूमूँ, और तीसरा ये कि मैं एक शिफॉन की साड़ी पहन के बर्फीले पहाड़ों पे किसी रोमांटिक सॉन्ग पे अपने पार्टनर के साथ डांस करूँ। जाने से पहले मैं एक गाना गाना चाहूँगी उन सब लोगों के लिए जो मुझे देख पा रहे हैं, जो आज शायद जिनके लिए हिम्मत थोड़ी कम पड़ रही हो। आई होप कि मैं आपको थोड़ी-सी हिम्मत दे सकूँ। राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मैं मेरे सभी फ्रेंड्स जो कि ट्रांस कम्युनिटी से हैं, जो कि ट्रांस एक्सपीरियंस के हैं, उनसे यही कहना चाहूँगी कि हम लोग आज हर जगह हैं, हर उस फील्ड में हैं, हर उस कमरे में हैं जहाँ हम होना चाहते हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो अब वो उठ के बाहर जाएँगे, हम कहीं नहीं जाएँगे। तो चाहे आप ऑफ़िसेज़ में काम करें, चाहे आप मॉडलिंग में काम करें, चाहे आप किसी भी फील्ड में अगर आप एक्टिव हैं, तो आप आगे आइए, खुद को स्वीकार कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ रख सकें। सभी पेरेंट्स से भी मेरी यही उम्मीद है और यही मैसेज है कि देखिए, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं कैसे ग्लो कर रही हूँ, कितनी खुश हूँ। तो आप भी अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उनकी बात को सुनिए और समझिए, क्योंकि वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर और एक बहुत लंबा वक़्त अकेले बिताकर आपके सामने अपना सच लेकर के आए हैं। थैंक यू।